तो कैसी बात है, अम्मी ने कहीं पोते की डिमांड तो नहीं कर दी? हदात बाज आ जाएं, मम्मा किसी भी वक्त आ जाएंगी। तुम्हें पता है उस शख्स से बड़ा हूँ मैं, उसकी बच्ची हो गई है और मैं अभी तक ऐसे ही बैठा हूँ। बख्तावर ने उसकी बात काटी। अब कैसी बातें कर रही हैं, अभी मैं बहुत छोटी हूँ, आपको संभालना मुश्किल है। एक और जेसन मोमवे को। अल्लाह खुदा, आपका बेबी तो वैसे ही बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आप जो इतने बलकी टाइप हैं। मेरा बच्चा तुम्हारा तो कुछ नहीं लगेगा ना। और बच्ची मोहब्बत करना जान गई, शादी भी कर ली, मगर बच्चे की बात आई तो मैं अभी बच्ची हूँ। खदात प्लीज़ चुप हो जाएं, मामा ने सुन लिया तो अजीब शर्मिंदगी होगी। मुझे बेटी चाहिए और वो भी अरहा के जैसी। खदात ने उसकी बात पे ये जवाब दिया। हाँ, बाज़ार से मिलते हैं ना बच्चे, जैसे बड़े आराम से फरमाइश कर रहे हैं। सॉरी हदात, मैंने अभी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, फिर सोचेंगे बेबीज़ के बारे में। किसके बारे में सोचोगे? सिकंदर की बात पे बख्तावर की बोलती बंद हो गई। उसने देखा सिकंदर हदात को देखते हुए उसे मुस्कुराकर देखने लगा, जो कन्फ्यूज़ हो गई थी। कुछ नहीं, आराम से मामा मामा पापा आराम से सो गई। हाँ, मुझे लगा बेड पे लेटाऊंगा तो फिर उठ जाएगी, मगर आज ज़्यादा ही थक गई थी। पूरी एनर्जी इस्तेमाल की उसने तुम्हारी मोहम्मद पर। उसके बाद बातों के दौरान सिकंदर ने वक्त से आइडिया पूछा कि वो इस दफ़ा रे को उनकी एनिवर्सरी पर सरप्राइज़ देना चाहता है, क्योंकि पहले वो कुछ ख़ास कर नहीं सका था। पहले साल तो रे की प्रेगनेंसी ने सोचने नहीं दिया, दूसरे साल बर्थ की शादी ने सोचने नहीं दिया। मतलब बा ने रिमशा को तो तोहफ़ा दिया था, मगर वो सरप्राइज़ नहीं जो उसे वो पहले साल ही देना चाहता था। हदाद ने उसकी बात सुनी तो हंसते हुए बोला, सोचने की क्या बात है, जैसे पहले सरप्राइज़ किया था वैसे ही कर देना। अच्छा सा डिनर के साथ छोटा सा तोहफ़ा दे दो। क्यों इन चोचलों में पड़ते हो? अपने साथ दूसरों को भी गलत मिसाल दो तुम। वो जिसकी तरह इशारा कर रहा था सिकंदर बखूबी समझ गया था। सिकंदर अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर सामने टेबल पर रखते हुए पीछे और टांग पर टांग रखकर संजीदगी से खदात को देखने के बाद वक्त को बोला, जो अपनी मुस्कुराहट दबा रही थी। इन्हें छोड़े मामा, हम आप उन्हें पेरिस ले जाएं, वहाँ पर आप ही को प्रपोज़ कीजिएगा। आप तो कभी प्रपोज़ करने की नौबत ही नहीं लाए, सीधा उन्हें उठाकर किडनैप। फिर वक्त को याद आया खदात को ये बात पता नहीं थी। खदात उसकी बात अधूरी छोड़ने पर अपनी आंखें घुमाने लगा। प्लीज़, इतना शरीफ नहीं है तुम्हारा मामा, सब जानता हूँ मैं। तुम्हारी और रिमशा की झूठी कहानी में सब आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। बख्तावर उसे घूरने लगी। नहीं, मैं इस तरह का कुछ मिलता जुलता मॉस्को में कर चुका हूँ। क्या कर चुके हैं मॉस्को में आप? फिर सिकंदर के याद दिलाने पे बख्तावर खुशी से बच्चों की तरह चौंकी। हदाद अपनी 20 साला बीवी को देखने लगा, जो इस वक्त 15-16 साल की दिखाई दे रही थी। वो इतनी छोटी नहीं लगती थी, उसके साथ उसकी हरकतें उसे इससे ही बहुत ज़्यादा छोटा बना देती थी। हाँ, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप ही इतने शर्मिंदा हो गई थी। मामा, आप बहुत क्यूट हैं, काश मुझे कोई आप जैसा मिलता। मैं तो ढूंढ देता, लेकिन तुम्हें पसंद ही ये ओल्ड मैन आया था। नहीं, तुम जैसे 22-23 साल के हो ना रिमशा, और तुम में तो उम्र का तो जैसे कोई गैप ही नहीं है ना। काके हो ना तुम सब। अगर मेरा रिमशा के साथ रिश्ता बड़ा है तो उसका ये मतलब ये नहीं कि मैं बूढ़ा हूँ। बेचारा इतना एज कॉन्शियस नहीं था जितना वक्त के साथ शादी करने के बाद उसने कर दिया गया था। खदात आपी और मामा का कपल आइडियल कपल है। उनकी जोड़ी को देखकर तो खदात ने उसकी बात काटी। तो ना करती मेरे से शादी अगर मेरा हमारा कपल तुम्हें और लगता है। खदात से झिड़कता उठ पड़ा। बख्तावर अपने और खदात के कपल को यूं ही कहने लगी थी, मगर खदात ने सुनी नहीं। बख्तावर सिकंदर को देखने लगी, जो अब बख्तावर को देख रहा था। वक्त को हैरत हुई, मामा को गुस्सा क्यों नहीं आया। सिकंदर उठकर खदात की जगह पर बैठा और कोनिया घुटने पर रखे हाथों को बाहम मिलाए बोला, कभी कभी तुम इसके साथ ज्यादती कर जाती हो। बख्तावर ने सिकंदर को हैरत से देखा। ये मामा ही बोल रहे थे, जो किसी का कोई लिहाज नहीं करते थे, किसी के एहसास के बारे में नहीं सोचते थे, सिवाय अपने दिल के। ऐसी बात की वक्त को कभी तवक्को नहीं थी। मामा, आपने देखा ना वो खदात कैसे हैं? तुम्हें पता है तुम बाहर परदेश में इसके रहमो करम पर हो। वहाँ मैं भी मौजूद नहीं होऊंगा। अगर उसे ऐसे तंग करोगे तो वो तुमसे कभी ना कभी बदजन हो जाएगा ना, कि देखो मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, और ये है कि उस मैके वालों के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। हर वक्त मामा मामा। मैं जानता हूँ मेरी बख्ता को मुझसे मोहब्बत है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे मकाम से ज़्यादा इसका मकाम बड़ा है। वो मजाजी खुदा है तुम्हारा। वक्त तो एकदम लाजवाब हो गई। मैं जानता हूँ वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही तुमसे ऐसी बात कहेगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो, मगर गैर इदारी तौर पर मेरे से भी खफा हो जाती है। मैं भी ना चाहते हुए रे को दुख दे देता हूँ। इंसान हुआ है तो वो भी इंसान है, खताएं हो जाती हैं। मुझे आइडियलाइज़ मत करो। खदात मेरे से 1000 गुना बेहतर है। अगर ना होता तो कभी मैं तुम्हारी शादी उससे ना करवाता, बेशक तुम्हें उसके अलावा कोई और दिखाई ना देता। मेरे नज़रों में अगर वो तुम्हारे काबिल ना होता तो आज तुम उसकी बीवी ना होती। बख्तावर ने अपना सर झुका लिया। लोगों ने कभी उसे तवज्जो नहीं दी।
उसे कभी कुछ समझ ही नहीं आया। अपनी आधी जवानी तो उसने लोगों की बेहिसी से हकते गुजार दी, तो तुम कैसे उसे इतनी तवक्को लगा बैठी कि तुम्हारे लिए वो बहुत जज्बाती और एक्सप्रेसिव हो जाएगा। हालांकि वो तुम्हारे मामले में बहुत एक्सप्रेसिव हुआ है। अपनी हिम्मत से ज़्यादा उसने खुद को तुम्हारे लिए बदला है। इसके लिए वक्त की उसकी मोहब्बत को जज मत करना, उसे किसी और की मोहब्बत के साथ कंपेयर ना करना। मोहब्बत की तौहीन होगी फिर, जो मेरे लिए भी काबिल कबूल बात नहीं होगी। वक्त ने अपनी आंखों की नमी को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है मामा, बहुत कदर है उनकी। मैं कभी मर कर उनकी तौहीन नहीं करूँगी। मैं बस ऐसे ही उन्हें तंग करती हूँ, और आप तो मेरे बाप हैं, आपको कैसे रियलाइज़ ना करूँ। हर लड़की अपने शोहर में अपने बाप की हैसियत देख ढूंढती है। मैं भी वही कर रही थी। अपने शोहर को क्यों गुंडा बनाना चाहती हो? अच्छा खासा शरीफ आदमी, ऐसी शराफत कम से कम मेरे सर्कल में तुम्हें नहीं मिलेगी। बहुत आस है, बहुत कोई भी शख्स कम से कम मेरे पास हिम्मत हौसले और इज्जत से तुम्हारा रिश्ता ना लाता, बल्कि आता ही नहीं। मेरी दहशत ही कुछ ऐसी है। ना सिर्फ आया बल्कि उसने अपनी फैमिली को कन्विंस किया। और ये मत सोचना कि वो रिमशा के लिहाज से आए। नो नेवर, कभी नहीं। सबको अपनी फ़िक्र होती है। अगला वक्त के साथ सेकेंडरी हो जाता है। अगर वो पराए घर में चला जाए। बख्तावर एकदम पुरसकून हो गई। मामा, तो क्या मैं आपके लिए सेकेंडरी हो गई? सिकंदर ने उसे देखा, फिर उसे घूरा। मेरे लिए तुम सब पहले तरजीह हो, कोई सेकेंडरी वेंडरी नहीं है। मैंने बस जनरल बात की, खबरदार तुमने ऐसे सोचा लगाऊंगा एक और। जहाँ तक ये सारी बात कहने का असल मकसद था, खदात भी मुझे बहुत अजीज़ है। अगर उसके लिए मुझे तुम्हें भी समझाना पड़े, डांटना पड़े, तो मैं करूँगा, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारा ख्याल रखता है और तुम्हें इज़्ज़त भी करता है। तो मेरा फ़र्ज़ है उसकी इज़्ज़त करूँ, उसे डिफेंड करूँ। अच्छा अब बताओ क्या प्लान करना है? मैं चाहता हूँ तुम अभी उसे सरप्राइज़ दो। क्या कुछ बोल गए या मेरी भांजी से माफ़ी मांगने आए हो? सिकंदर के एकदम बदलते हुए रूप को बहुत हैरत से देखने लगी। सिकंदर एक ना समझ आने वाली चीज़ था। वो आज आप ही की बात पे इत्तफाक करती थी। मेरा दिमाग नहीं ख़राब, मैं कुछ आइडिया सोचने गया था। यहाँ तुम मामा भांजी के पास बैठते हो हुए मेरा सिर्फ फ़ोन खोलता है। बस वक्त ना समझी से अपने शोहर और मामा को देख रही थी। उस तरह देखने पर वो बिल्कुल अरहा की तरह दिखाई दे रही थी। अच्छा, तो क्या सोचा तुम्हारे तंग नज़र दिमाग ने? बहतावर को शायद ये आइडिया पसंद आए। ओह यस, खदात अब बस तय हो गया। मामा तैयारी पकड़े में अभी जवेद भाई से बात करिए आई। बहुत से काम करने हैं मामा। आपने जो आप ही के साथ जितने लम्हात कैद किए हैं वो वीडियो कैप्चर्स की सूरत में वो मुझे दें। मेरे पास सिर्फ 5 दिन है। अल्लाह अल्लाह, मुझे अपने नज़रों के सामने ये सब करने हैं। वक्त कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ये मुझे तस्वीरें और वीडियोज़ क्यों मांग रही है? क्या है इसके जहन में? तुमने पाला है इसे, तुम्हें नहीं पता क्या सोच रही होगी। ये मैंने पूरी रात जाकर लिखा है मामा, आपको यही गाना होगा, मुझे नहीं पता। सिकंदर ने पेपर पकड़कर खदात को देखा, जो अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह पे हाथ रखकर संजीदा नज़र आने की कोशिश कर रहा था। सिकंदर की आंखों में पट्टी बांधकर वो उसे जावेद के बताए हुए स्टूडियो में खदात के साथ लेकर आई थी। और अब सरप्राइज़ बताकर आप गाने के बोल उसने कागज़ में लिख उसे दिए थे। सिकंदर ने पढ़ा, बेचारा खुद अजीब कैफियत में मुब्तला हो गया। When I first laid eyes on you, I know you were my करबा करबो। सिकंदर ने जैसे पहली लाइन पढ़ी, हदाद की हंसी छूट गई। आगे बोले ना मामा, करबा करबू से ज़्यादा बेहतर रे ऑप्शन शायद ठीक नहीं है। वो ठीक कर लेंगे, आप आगे पढ़ें। आई वॉज नॉट अवेयर विद दिस इनडिस्क्रिबेबल फीलिंग बट एवरी नर्वस इन माई बॉडी सिग्नल दैट इट वॉज यू। या खुदाया, ये सारा सुनने से पहले मेरी जान बचा लेना। खदात, अब अगर आप आगे से कुछ बोले मैं आपको बाहर भेज दूँगी। वक्त अब तेज़ लहजे में बोली, योर ग्लेमिंग एग्जिस्टेंस अवोक द इनर इंस्टिंक्ट इन मी, द इम्पल्स टू ओन यू, टू प्रोटेक्ट यू, टू चेरिश यू, बिकॉज यू आर माइन बेबी, यू आर माइन। गाना चीज़ी था लेकिन इतना बुरा नहीं था। अगर सिकंदर सैयद सच्चे जज्बात से गाता, आवाज़ तो पहले उसकी खूबसूरत थी जो गाने में दिलकशी ले आई। द डार्कनेस वाज फेडिंग व्हेन यू स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम, टर्निंग माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन, योर वल्नरेबिलिटी ब्रोक द डेविल। आई एम गोना फील दिस फॉरएवर टिल आई डाई, इट्स टू डायमंड स्ट्रॉन्ग ड्रीम। तुमने कहीं से ये बोल कॉपी तो नहीं की है? बख्तावर हदात साथ खड़े शीशे के पार खड़े सिकंदर को गाते हुए देख रहे थे। मेरा दिमाग ख़राब है, मैं क्यों कॉपी करूँगी? हाँ, कोशिश की तो कुछ लफ्ज़ उठा लूँ। फिर मैंने सोचा मैं एक राइटर हूँ तो मैं गाने के बजाय कहानी लिखूँगी, आप ही और मामा की कहानी। करबोनत बर्म।
It made me feel alive, so damn alive. The beauty of speaking was felt when a trembling voice escaped from your lips. It made me tremble. What you have done to me, Ray, you changed me, sunshine. You changed me, sunshine. When I first laid eyes on you, I knew you were my ray of sunshine. हाय मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊँ। आप सच कहते हैं लफ्ज़ बेशक चीज़ी हूँ, लेकिन मामा की आवाज़ मुझे कहीं और ही ले गई। जैसे कभी कभी नावल की फैंटी मुझे ले जाती है। हाय रोना आ रहा है। बस करो ड्रामेबाज। में तो ये सोच रहा हूँ किसी ने सुन लिया तो उल्टा लोग मामा को ऑफ़र करेंगे, मामा गुंडे से रॉक स्टार बन जाएंगे। ख़बरदार मामा को आपने चीज़ी कहा। जितने गाने जस्टिन बीबर, शान मेंडेस और फलाना ढमकाना के चीज़ी होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। फिर भी देखिए पूरी दुनिया उन्हें सुनती है। मामा को सुनते ही लोगों ने बाकियों को भूल जाना है। ये तो मैं जानता हूँ पूरी दुनिया पागल है। अगर सिकंदर को लोगों ने सुनते ही पसंद कर लिया तो मुझे यकीन आ जाएगा कि वाकई दुनिया बेवकूफ़ है। जब वक्त ने सिकंदर के बाहर निकलने पर उसे बेस्ट विशेस दी और यह कहा कि अगर वो पब्लिक हो जाए तो क्या ही बात हो, तो सिकंदर मेरा दिमाग नहीं खराब, ये सब मैं अपने लिए नहीं रिमशा के लिए कर रहा हूँ। इस सब का फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी चीज़ की कदर ख़त्म हो जाती है अगर वो बहुत से लोगों की नज़रों में आ जाए। मेरे जज्बात के लिए बहुत कीमती है, मैं उन्हें हरगिज़ ज़ाया नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है मेरे अब्बू जी, बस एक और काम रह गया, ये एडिटिंग और म्यूज़िक वाला काम तो ये प्रोडक्शन वाले लोग संभाल लेंगे। आपने बस कल चलना है, मुझे बस पूरा दिन दे दें, फिर आप फारिग। सिकंदर राज़ी हो गया, लेकिन कल किधर जाना था ये समझ से बाहर था। रिमशा बख्तावर की प्लेट में सैलड डाल रही थी। आज आप सब लोग कहाँ गए थे? ना अता ना पता। मुझे लगा कहीं दूसरे शहर न चले गए हों। नानो बेचारी बैठी रहीं, फिर बड़े मामू आ गए उन्हें लेने। अरू भी आज चिड़चिड़ी हुई हुई थी, बार बार मुंह में हाथ डाल रही थी। अभी मुश्किल से सुलाया है। तुम बैठो मिशे, मैं डाल लूँगा। आप भी पापा के मज़ीद दांत निकल रहे होंगे इसलिए ऐसा कर रही होंगी। आपने बताया था ना जब अरहा के 2 दांत निकले थे तो उससे पहले ऐसा नहीं करती थी। हाँ दाऊद आप क्यों चुप हैं? सिकंदर चावल का चमचा लेते हुए उसे देखने लगा, फिर बोला मैं ज़रा थक गया हूँ इसलिए बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तुम लोग बातें करो। बुखार तो नहीं है? थक गए होंगे। कहाँ थे आप सब? मोमिशी असल में आप ही, मुझे अपनी दोस्त से मिलना था तो गुजरात गई थी। ज़्यादा देर नहीं रुकना था मगर उसकी अम्मी ने रोक लिया। मामा का भी शायद रास्ते में काम था इसलिए वो भी हमारे साथ चल पड़े। आप बैठे ना, खड़ी क्यों हैं? अच्छा वक्त अब कल हम सूफ़ी क्लब चलेंगे, इतने दिन हो गए हैं वहाँ गए हुए। सिकंदर नए घोड़े मंगवा कर लाई हैं, हॉर्स राइडिंग का दिल हो रहा है। और तो और नया शिफायात है, इतने मज़ीद खाने बनाते हैं कि मत पूछो। आप ही, मुझे मामा को कहीं लेकर जाना था, बस इस काम से फारिग। आप जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे। चंदा कुछ लेना है तो मैं साथ चलती हूँ। राहुल की भी सुबह मीटिंग नहीं है? हाँ मेरा मतलब है नहीं रे, वक्त को कल इस्लामाबाद लेकर जाना है, उसे वहाँ से कुछ लेना है। दूसरे उसकी दोस्त की शादी हो गई है तो वहाँ रहती है, उसको भी विज़िट करना चाहती है। मुझे अमेरिकन एम्बेसी जाना है, एक दोस्त का काम फंसा हुआ है। हदाद बख्तावर सिकंदर के झूठ बोलने पर हंसे बगैर न रह सका। मामू आप हंसे क्यों? अरे जाकर कुल्फ़ी ले आओ ताकि मैं खा कर अपने सोने की तैयारी करूँ। सिकंदर खाना मुकम्मल करते हुए रिमशा को बोला, जो उन सब के अजीब रवैये पर उलझन में मुब्तला हो गई। दिमाग ख़राब हो गया है आपका? आप भी को पता चल जाता तो सर पर ख़राब हो जाना था। मैंने क्या किया? मैं तुम लोग के भोंगे झूठ पर खंसा पड़ा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? बस खंसी निकल आई। इसकी कुछ ज़्यादा खंसियाँ नहीं निकल रही थी। वक्त अपने शोर को समझाओ, मेरे समझाने पे इसने रोना है। बेटा मेरा एक हाथ तुम्हारे पूरे वजूद से भी ज़्यादा भारी है। आया बड़ा मुझे धमकी देने वाला। तुमने अपने जिस्म अगर इंजेक्शन से इतना भयानक कर दिया है तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर तुम्हारी ये बुलेट मेरे से ज़्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने आराम से कुचल सकते हो। मेरी बाइट तुमसे 2 इंच कम से कम बड़ी है और मेरी अक्ल और फायरिंग स्किल्स भी तुमसे बेहतर हैं। आखिर को पुराना स्ट्रीट फाइटर रह चुका हूँ। नहीं मैं तो पहले करहाने का मज़दूर रह चुका हूँ ना, जो तुमसे मुकाबला नहीं कर सकूँगा। आर्मी वालों ने मुझे अंधों की तरह रख दिया था ना। ओहो आप लोग किस बहस में पड़ गए हैं? मैं ज़रा सा क्या गई, यहाँ तो कंपटीशन लग गया। दाऊद आप बिना मामू इतने कम दिन के लिए आई हैं और आप ये सलूक कर रही हैं उनके साथ। बस बच्चे यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है। उससे अच्छा मैं अपने घर चला जाता। बीवी तो बीवी, बीवी का बाप, भाई, मामा जो भी है वो भी मुझे नहीं बख्शता। नहीं अभी मुँह तोड़ने की बात कौन कर रहा था? मैं कर रहा था या तुम? मामा खदात आप दोनों क्यों लड़ रही हैं? वक्त एकदम से बोली, शुक्र है तुमने इसका नाम ले लिया, वरना मुझे लगा तुमने कहना था खदात आप ही क्यों लड़ते हो? मेरी भांजी को कुछ मत कहो, हर वक्त इस बेचारी के पीछे लगे रहते हो। वो मुझे डिफेंड नहीं करेगी तो किसे? तुम्हें? दाऊद बस। अब रिमशा ऊंची आवाज़ में बोली, अब अगर किसी ने आगे से कुछ कहा तो मैं सबको अपने घर से बाहर भेज दूंगी। मैं रिमशा ने सिकंदर के सामने बाउल रखा। ये घर मेरा है तो मेरा हुक्म चलेगा और मेरा हुक्म है कि सब खामोशी से खाना खाएंगे, वरना मैंने किसी रिश्ते अमल का लिहाज नहीं करना।
या अल्लाह चिड़िया घर बना दिया। अगर अरु उठ जाती तो फिर आप सब उसे सारी रात जाग कर सुलाते। अब मामा जल्दी से ये ड्रेस पहन कर आए। सिकंदर ने घूमकर देखा बख्तावर ने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट हैंगर से लटके उन्हें पकड़े उसके सामने मौजूद थी। बस वो मामा प्लीज़ ऐसे मत देखें, अब राज़ी हो गए हैं तो पूरी बात माने ना। यार मुझसे क्या करवा रही हो, जो कर लूँगा। अच्छी खासी अच्छी खासी पर्सनैलिटी है मेरी, ऐसे काम करते करते अच्छा लगूंगा। ऊपर से फीमेल मेकअप आर्टिस्ट बुलवाली रे को पता चला तो गोली मार देगी। मैंने मेल मेकअप आर्टिस्ट का कहा था, ये फ़ीमेल कहाँ से आ गई। खैर आप फिक्र मत करें, कोई जोकर नहीं लगेंगे, बल्कि यू विल लुक डैशिंग हमेशा की तरह। और आपने कुछ नहीं करना, आपको बस आप ही को फिर से अपनी मोहब्बत आप ही को फिर से अपने आप से मोहब्बत करवानी है, बस मेक श्योर ऑफ दैट। सिकंदर ने हदाद और हुनान को देखा जो उस थीम को देख रहे थे। सिकंदर कपड़े चेंज करके बाहर आया तो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। मामा अपने शर्ट के बाजू फोल्ड करें, हाँ ठीक है। अब गिरेबान के ज़रा बटन खोलें, उनकी दाढ़ी प्लीज़ यहाँ से ट्रिम कर दें। मामा इतनी दाढ़ी रफ़ कर दिया, आपको कब से वो जैसन मुँह बनने का शौक़ हो गया था। सॉरी रे को मेरी घनी दाढ़ी पसंद है, मैं इसको सरप्राइज़ कर रहा हूँ या तुम सबको। यार मुझे अब तुझ पर तरस आ रहा है। तो सिकंदर तुम्हें डमी बनाना मेरा ख्वाब था, मगर इस तरह तेरे साथ ज़्यादती देखी नहीं जा रही। ये रे से मोहब्बत करवा रही है या सबसे। वैसे मामा मैं स्टाइलिस्ट बन सकती हूँ, बड़ा पैसा है इस फील्ड में, आप तो हैं ही दिलकश, मगर अब तो आपने आग लगा देनी है। बहुत ये वीडियो सिर्फ रिमशा ने देखनी है, तुम तो ऐसे पागल हो रही हो जैसे सिकंदर एलन के शो में इंटरव्यू देने जा रही हो। मामा को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मामा पहले ही मशहूर हैं, उनके हल्के ज़रा कम कर दें, बाकी सब ठीक है। मैं भी सोच रहा हूँ एक अदद म्यूज़िक वीडियो बना लूँ, वहाँ अपने स्टूडेंट को दिखाऊंगा। प्लीज़ दाद भाई, वहाँ बच्चों को हमने शहीद नहीं करवाना। सिकंदर की आवाज़ बदकिस्मती से अच्छी निकल आई, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है हर कोई मुँह टकर म्यूज़िक वीडियो बनाने लग जाए। मुझे डर है अगर आयना को पता चल गया तो 100 बातें मेरे सामने और 100 बातें मेरे पीठ पीछे करेगी। मुझे बड़ी जलने की बू आ रही है। सिकंदर ने अपने बालों में हाथ फेरते कहा। उसके बाद बख्तावर ने लाइट्स कैमरा एक्शन कहा तो सिकंदर जो घंटे के बल बैठा था एकदम वक्त को रोक चुका था। सर वो फाइल शेयरिंग फाइल में मौजूद थी, एलेक्स ने वो लगा दी। अरहा ने आपको देखा तो पुरजोश हो गई। वो जो शुक्र है मैं आ गया तो मैंने बंद करवाया, मगर जो जूनियर बा हमें डांटने लगी, हमने उन्हें बहलाने के लिए वो म्यूज़िक लगा दिया तो वो फिर जाकर चुप हुई। सॉरी सर, मगर हमने हर मुमकिन कोशिश की थी उन्हें रोकने की। सिकंदर ने उसे घूरते हुए कहा। पापा नो। सिकंदर ने उसे ज़रा सा हिलाया। बंद करो इसे और उसे कहो खाना ठीक 2 बजे तैयार होना चाहिए। हमारे मेहमान 1 बजे तक आ जाएंगे। और जावेद मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर देना। रे की तबीयत ठीक नहीं है और शायद 2 कॉल्स मेरी मिस हो गई थी। ऐप चेक कर लेना और उन्हें कह देना मैं बिज़ी हूँ, रात तक शायद रब्ता कर सकूँ। पापा नो, पापा टीवी, पापा सनशाइन, पापा अरहा नो सॉन्ग, नो म्यूज़िक, मम्मी हर्ट, ओके नो मम्मी नो हर्ट। पापा वो बोलते हुए भी गा रही थी। मम्मी बीमार है अरु, मम्मी को दर्द होगी इसलिए नो। अरहा हंस पड़ी और ताली मारने लगी। सिकंदर ने कहते हुए दरवाज़ा खोला। उसने देखा रिमशा खड़े तकिए के साथ टेक लगाई सो गई थी, शायद दवाई असर कर चुकी थी। सिकंदर ने अरहा को देखते हुए होंठों पे हाथ रखा, फिर दबे दबे कदमों से अरहा के कमरे की तरफ गए थे। मम्मी सो रही हैं इसलिए आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सिकंदर ने हदायत की। एक लड़की काले यूनिफॉर्म में मलबूस चाबियों का गुच्छा पकड़े आ रही थी। उसकी चाल में मजबूती थी मगर हाथों में लर्जिश थी। वो नाक की सीध में चल रही थी मगर नज़रें बार बार कहीं ना कहीं भटक रही थी। थोड़ी देर वो एक बड़े से दरवाजे के करीब आई और लॉक खोलने के लिए बड़ी सी चाबी लॉक के करीब ले गई तो हल्के से बल्ब की रोशनी में उसके हाथ सुर्ख दब्बू से भरे हुए थे। ऐसा लगता था हाथ जल्दबाजी में साफ़ किए गए हों। लॉक खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही लॉक खुला उसी वक्त बड़े से स्टील के दरवाजे को धक्का देते हुए कोई 3 काले मास्क और काले कपड़े में आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में उनके साइज़ की राइफल थी। कोई खतरे की बात तो नहीं। किसी ने भारी भरकम रूसी ज़बान में इस औरत को कहा, जिसने तेज़ी से सर हिलाते हुए कहा कि सिक्योरिटी गार्ड बेहोश है। कुछ कैमरे उसने बंद करवा दिए थे, बाकी उसको कुछ नहीं पता, जिस पे वो महज सर हिलाकर उसे बिना कुछ कहे आगे चल पड़े। इनमें से एक आदमी जिसकी हाइट लंबी और कंधे चौड़े थे, उसने अपने बाकी साथी को हदायत दी कि एक दाएं तरफ जाए, दूसरा बाएं तरफ। हालांकि वो जिसे उठाने जा रहे थे उसका रास्ता उन्हें पता था। ना भी पता होता तो ये औरत उन्हें खौफ के आलम में बता देती। बाकियों को दूसरी तरफ भेजने का मकसद सिर्फ एहतियात थी ताकि वो जब उस तरफ निकलें तो कोई हमले करने के लिए ना आ पहुँचे। लेकिन उनकी यह गलत फहमी थी। ये कापू का जेल था, अगर उसके साथ कोई दगा कर सकता था तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी। मगर ये जेल के सिक्योरिटी सीक्रेट अलार्म थे जिसके बारे में सिकंदर के हाथ बंदों के अलावा किसी को नहीं पता था। वो उसे दगा नहीं दे सकते थे।
आहा नीले काम वाले फ्राक में मलबूस शहजादी लग रही थी। वह बाकी बच्चों के साथ भाग रही थी। उसके हाथ में दरीना की दी हुई पेप्सी की बोतल थी जो कि आध खुली हुई थी। स्टेज सजा हुआ था। वहाँ सिकंदर के दिए हुए सिल्वर गाउन में रिमशा सिकंदर की आंखों को ठंडक बख्श रही थी। साथ खड़ा हुनान बार बार उसे छेड़ रहा था कि वो नज़रें हटा ले, मगर सिकंदर उसे नज़रअंदाज कर रहा था। आज हुसैफा की मंगनी थी। सब इस छोटी मगर शानदार तकरीब में मौजूद थे। भागरे सूट और ब्लैक शर्ट में मलबूस बिना टाई के सब भी नुमायां लग रहा था, लेकिन वो अपनी शानदार पर्सनैलिटी से बेनियाज दिखाई दे रहा था। सामने स्टेज पे बैठा हसीफा भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। रिमशा और आयना उसे कुछ कह रही थी जिस पे वो हंसते हुए सर झटक रहा था। खुशगवार माहौल था। अचानक शोर हुआ। सब ने उस तरफ देखा तो सिकंदर का चेहरा सफ़ेद हो गया। दुल्हन की बहन ब्लू कीमती स्टाइलिश कफ्तान में मलबूस गुस्से से आग बगोला दिखाई दे रही थी। उसका नाम नैना था। नैना ने बड़ी महफिल में अरहा के मुंह पे थप्पड़ मारा क्योंकि अरहा ने गलती से पेप्सी उसके जूते पर गिरा दी। अरहा थप्पड़ पड़ने पर ज़ोर से रोने लगी। इडियट, दिखाई नहीं देता तुम्हें? जब पीना नहीं होता तो फिर ले के क्यों घूमती हो? ओह, तो तुम हो दहशतगर्द की बेटी। नैना, बिहेव योरसेल्फ। हादी ने ऊंची आवाज़ में उसे कहते हुए अरहा को उठाया। इसी वक्त सिकंदर आ गया। उसने अरहा को उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पे हाथ उठाने की? तुम इंसान हो कि जानवर? 1.5 बरस की बच्ची पे हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? लो, आप दहशतगर्द की बीवी आ गई। जाहिर है अपने काले करतूत को छुपाने के लिए अब तुम जाहिलों की तरह बहस करोगी। अरहा रो रही थी और सिकंदर का बस नहीं चल रहा था वो उस मगरूराना लड़की का मुंह तोड़ दे। पापा हर्ट, पापा मी हर्ट, पापा आरू हर्ट। दहशतगर्द? अरहा भी बड़े होकर दहशतगर्द बनेगी। दहशतगर्द? एकदम सब खाल में मौजूद ये लफ्ज़ बोलने लगे। सिकंदर खदीर दहशतगर्द है, उसे फांसी हो जानी चाहिए। सिकंदर दहशतगर्द। पापा मी हर्ट। सर सिकंदर एकदम बड़बड़ा कर उठा। वो पसीने से शरबू था। सर, आप ठीक तो हैं ना? आर यू ओके? सिकंदर ने ना समझे से जावेद को देखा। फिर इर्द गिर्द के माहौल को उसने देखा। वो अरहा के बेडरूम में मौजूद था और इसी चेयर पर बैठा शायद थकन के मारे सो गया था। ये ख्वाब था। अरहा को थप्पड़ नहीं पड़ा। उसकी बेटी तकलीफ़ में नहीं है। या अल्लाह शुक्रिया, ख्वाब था। सर, हाँ, मेरी आंख लग गई थी। रे कहाँ है? अरू तो यहीं खेल रही थी। रिमशा मैडम नीचे हैं। अरहा मैडम लेक्स के साथ बाहर लॉन में है। आपका पूछ रही थी। वो उनके अम्मी अबू आए हैं। सिकंदर ने ना समझे में सर हिलाया, ग्लास से लिया, लबू से लगाया। वो इतने भी होश में नहीं था कि ये पूछ सकता कि रिमशा की तबीयत ठीक नहीं थी। वो कैसे नीचे गई? बार बार रोना हाँफ उसे तंग कर रहा था। सिकंदर खुद को ना चाहते हुए संभाल कर गंभीर लहजे में कहना पड़ा, ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। उन्हें कहना आंख लग गई थी और ऐसी लगी थी कि 1 मिनट के लिए सिकंदर हिल नहीं सका। पर वो बात था, उसे ही संभालना था। पानी का घूंट लेते वो सामने अपनी बेटी और बीवी की तस्वीर देखने लगा। तुम जो कोई भी हो, मेरे हाथों नहीं बचोगे। मौत तो दूर की बात है, ज़िंदगी ऐसी लंबी और तकलीफ़ देकर दूंगा कि तुम्हारी 100 नस्लें याद करेंगी। लैपटॉप बंद करते कुर्सी से उठने लगा। सोफे पर सोए हुए वजूद को देखकर मुस्कुरा उठा। जब भी वो काम में मसरूफ़ होता तो खया उसके ऑफिस आ जाती, उससे बातें करती, उसे कुछ खिलाने के लिए वक्फे से कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें उसके मुंह में डालती, क्योंकि अब मुस्तफ़ा को काम के बोझ ने खाने पीने का होश भुला दिया था। ऊपर से हया से उम्मीद थी इस बार उन दोनों की बेटी होने वाली थी। अब तो मुस्तफ़ा अपने सारे खोश भुलाई ये तो काम करता या फिर अपनी बेबी गर्ल हया का ख्याल रखता। मुस्तफ़ा हया को बहुत बार डांट चुका था कि वो उसके इंतज़ार में बैठी न रहे। हालांकि अगर हया ऐसे पहले करती तो वो उसको सीधा कर देता। वो कभी भी नहीं चाहता था हया उसको छोड़कर किसी और चीज़ में तवज्जो दे। हद से ज़्यादा पॉजिटिव था वो उसके लिए। बेटों की तो खैर अब उसे फ़िक्र नहीं रही थी। बेटे उसके काफ़ी समझदार थे और माँ को बिल्कुल तंग नहीं किया करते थे, खासकर आलान। बरा के कभी कभी खोपड़ी उल्टी हो जाती थी तब वो प्रॉब्लम में होते थे, वरना वो भी काफ़ी ख्याल करने वाला बच्चा था। कुर्सी से उठते हुए उसने अपने मुँह पर हाथ रखकर जमाई रोकी और अपनी चीज़ें ठीक करने लगा। दराज से छोटा सा डस्टिंग कपड़ा निकालकर उसने टेबल को तकरीबन 2 मिनट साफ़ किया। उसी कपड़े को डस्टबिन में फेंक कर उसने 6 मिनट तो हर चीज़ सेट करने के बाद कुर्सी को सीधे करके अपने कमरे का जायज़ा लिया। बाज़ाहिर तो ठीक था, मगर मुस्तफ़ा को उलझन हुई। ये बात तो बताना भूल गए कि मुस्तफ़ा को ओसीडी थी। ना सिर्फ हया का ओसीडी बल्कि सफाई सुथराई का भी ओसीडी था। उन्हें गंदगी से उन्हें सख्त चिढ़ थी। वॉशरूम से हाथ धोने के बाद वह हया के पास आया, जिसकी एक टांग और बाजू सोफे से नीचे लटक रही थी। मुँह आधा खुला हुआ था। बाल ने उसका आधा मुँह छुपा लिया था। कमरे का दरवाज़ा खोलने के बाद उसने हया को अच्छी तरह सेटल करने के बाद सीधा हुआ तो देखा हया का फ़ोन ब्लिंक हुआ था। उसमें मुस्तफ़ा की तस्वीर लगी थी। इस तस्वीर को देखकर मुस्तफ़ा चौंका। ये तो वही तस्वीर थी जब वो प्रांग में हुआ करते थे, तो लेकिन उस टाइम हया को वो जानता नहीं था। शायद उसे गूगल से मिली हो। फ़ोन को उठाकर उसने अपनी तस्वीर देखी। पुराने लम्हे को याद करके वो मुस्कुराया।
काली आंखें, वो प्रोफेशनल अंदाज, वो शर्म, वो गुस्सा, वो आग। उसे पता नहीं था कि उसी पल वो उसको अपनी उंगली में लपेट चुकी थी। इफ़ यू हैव स्टेयर मी इनफ कैन आई प्लेस माई ऑर्डर। उसे लगा वो मुस्कुराएगी या फ्लर्ट अंदाज में ऐसी हरकत करेगी जिसका मार्टिन पहले से आदी था, मगर उसने सरप्राइज़ किया था। वो कंपोज हो गई थी, जैसे वो उसे देखकर साकत हो गई थी। वो उसकी बेतैयारी थी, उसको रोज़ का नहीं था। खूबसूरत अमीर आदमी को देखकर अपना होश हमेशा की तरह भुला दे या भुला देने का ड्रामा करे। तुमने जो करना है मैक्स, लेकिन मैं हरगिज़ तुम्हें नहीं बनूंगा। मर जाऊंगी, लेकिन अपना आप तुम्हें कभी नहीं सौंपूंगी। कितनी आतिश भरी हुई थी उसकी आंखों और ज़बान में। इस निडरपन का वो दीवाना था। उसकी ना होने का कहकर वो लड़की हमेशा उसकी हो गई। उसके बच्चों की माँ, उसकी ज़िंदगी, उसकी बेबी गर्ल हया मुस्तफ़ा ने फ़ोन टेबल पर रखा। अब क्या है, इस वक्त क्यों फ़ोन किया? ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद करके उसने वली का फ़ोन उठाया। शेर दाऊद से बात हुई मेरी? कापू से क्या बात हुई तुम्हारी और कब? वो अपनी बीवी और बेटे के परमानेंट वीज़े की बात कर रहा था। दूसरा, उसने कुछ ऑडियोज़ भेजी हैं, उसमें एक आदमी अजीब आवाज़ में उसकी बेटी को मारने की धमकी दे रहा है, कुछ उसकी बीवी को हासिल करने की धमकी। एक दो फ़ोटोज़ भी भेजी हैं जिसमें उसकी बेटी की तस्वीर में बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ था। ये सब तो मुझे पता है, मुझे क्यों बता रहे हो? क्या काबू ने मदद मांगी है मेरे मुंह पे? तो कभी नहीं कहेगा, बड़ा ना प्रस्त आदमी है। तुमसे ज़्यादा ना प्रस्त नहीं है, मदद तो ना ही कहना, वरना गोली से उड़ा देगा। उसने ये सब इसलिए भेजा है ताकि मैं उस आदमी को उसके आइडेंटिफाई कर सकूं। यूरोपियन बिजनेसमैन में कौन हो सकता है? काम की बात पे वली ये सारी बातें मेरे से उसके साथ हो चुकी हैं। मुझे लग रहा है कोई कोई बात है जो तुझे पता लगी है। आप उस ऑडियोज़ को ज़रा सुनना यार, उसके लव्स ब्लू को गौर से सुनो। अजीब आदमी और ब्लू लव सुनकर कौन सा पता चल जाएगा कि वो आदमी कौन है? तुम्हें 12 साल पहले याद है जब तुम्हारी मीटिंग हुई थी आर्म डीलर्स और ड्रग माफिया से, और उन्होंने तुमसे ऐप बनवाने का कहा था, और जिस तरह की ऐप का वो कह रहे थे, सुनते ही हाथे से अकड़ा। हाँ याद है, विल्सन माइलिश और टोनियो बिजनेस एविडेंस में अक्सर सामना होता है। तुम भी मिले हो उससे? मुस्तफ़ा ने वार्डरोब को स्लाइड करते हुए अपना नाइट सूट निकाला। फिर याद आया उसकी इशा की नमाज़ रह गई थी, वो भी पढ़नी है, तो उसने शलवार कमीज़ निकाली। तो जब मैंने इनकार किया था, उसने कहा था, ब्लू में हमें ठुकरा कर मैं और तुम बहुत पछताएंगे, बिलीव मी। तो ये तो बहुत से माफिया बिजनेस टाइकून ने हमें धमकी दी थी, ताकि कापू ने भी दी थी। तो उसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि सारे दुश्मन हैं। शायद वो बोलता ही ऐसे था। अब तुम ये ऑडियो सुनो मैक्सी, फिर तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो माफिया मैन है, उसका ग्रोह काफ़ी ताकतवर है, उसका ताल्लुक अमेरिका से है, यानी रशिया के साथ टर्म्स अच्छे नहीं हैं। कापू तो रशियन माफिया है। कापू को उसकी डिटेल्स भेजो। मेरे ख्याल से हमें शिकारी बड़ी आसानी से मिल गया है। और वली की बात सुनकर मुस्तफ़ा ने ऑडियो सुनी। वो भी 3 बार। उसे भी यकीन हो गया कि सिकंदर का दुश्मन और कोई नहीं, विल्सन माइलिश है। दवाई क्यों नहीं लेती टाइम से? अब हर चीज़ का ख्याल बेचारा सिकंदर ही रखता है। परेशान कर दिया होगा ना बेचारे को, काम पे ध्यान नहीं दिया होगा। अम्मी सारा दिन घर पे होते हैं, काम तो घर से ही करते हैं। हाँ, बाहर का चक्कर कम लगाते हैं। अब उन्हें कौन समझा सकता है, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तबीयत ख़राब कर ली ना तुमने, अब मंगनी कैसे अटेंड करोगी? रिमशा ने हैरत से माँ को देखा। मुझे कहीं लेकर जाएंगे नहीं जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती। मंगनी है शादी। थोड़ी ज़्यादा बोलने पे वो अब तकलीफ़ से खांसने लगी। अच्छा आप बोलो तो मत, पहले जिस तरह शहरों में बात करती थी वही तरीका फ़िलहाल अपनाओ। अरहा पिछले लॉन के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। रिमशा की अम्मी ने उसे देखा तो प्यार से उसे पुकारा, जिस पर अरहा नानो कहते हुए सीधा रिमशा के पास आई। अरहा नानो बुला रही है ना, उनके पास जाओ। नो मम्मी। दरअसल अरहा बताना चाह रही थी कि वो सख्त गुस्से में, और उन्हें गुस्सा दिलाने वाला और कोई नहीं अलेक्सा। रिमशा ने माँ को देखने के बाद अरहा को घुमाया ताकि वो उसकी माँ अरहा के तसरा देख सके। रिमशा की अम्मी मुस्कुरा उठी। कसम से रूठी हुई अरहा बिल्कुल रूठा हुआ सिकंदर लग रही थी। व्हाट, क्या किया तुम्हारी अली ने? ही नो प्ले, ही इज़ बैड, ही सेड ही बिज़ी। अरहा जिस तरह बोली उसके अंदाज पर रिमशा हंस पड़ी। नहीं है, रोल एक्स फ्रेंड है आपका, वो बैड नहीं है। अरहा जवाब देने के बजाय टीवी को देखा जहाँ पे एक इश्तहार चल रहा था। उस इश्तहार में जो चल रहा था उससे अरहा को कोई सरोकार नहीं था, बस उस बंदे ने माइक पकड़ा हुआ था। उस माइक को देखकर अरहा खिलखिला उठी। पापा, मम्मी, पापा। नो शाइनो पापा। अरहा उछलते हुए पता नहीं क्या बोले जा रही थी। क्या बोले जा रही हो? टीवी को देखकर पापा का नाम क्यों ले रही हो? अरहा की नानों ने उसे पूछा। मम्मी टीवी, पापा, मम्मी पापा
अनहा टीवी के पास आई और जंप लगाकर टीवी को हाथ लगाने की कोशिश की जो दीवार के साथ लगी थी, मगर वो अपने नन्हे से कद के बायस पहुंच ही नहीं सकी। मम्मी पापा टीवी, अल्लाह रूह क्या देख लिया, मुझे लग रहा है सिकंदर को टीवी पे देखा है, लेकिन मिशी सिकंदर बेटा तो टीवी पे आजकल नहीं आया, उसकी कोई खबर नहीं है। पुरानी न्यूज़ देख ली होगी। मम्मी हुनान भाई अक्सर दाऊद को तंग करते हैं, उसने खांसी करते हुए कहा। थैंक यू मम्मा, खाना खा ले, पापा और मामू को देर हो जाएगी, पहले सूप तो पी लो, तब तक पापा और भाई आ जाए, मैं खिला दूँ। रिमशा मुस्कुराई, उसने रहा को देखा जो एली को बुलाने के लिए फिर लॉन की तरफ भागी थी।